आज के समय में जिस व्यक्ति में बल, बुद्धि, तेज, पराक्रम, धैर्य तथा विवेक है, वही असली योद्धा है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन पांडे और आज हम लेकर आए हैं जूनियर असिस्टेंट के रीजनिंग टेस्ट पेपर 16वां नंबर। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरह के 15 टेस्ट पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट भी कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वैसे ही संबंधित है जैसे प्रथम शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। जैसे 10 और दशमलव, ठीक है, 10 और दशमलव, उसी प्रकार से दो का रिलेशन क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जिस प्रकार से 10 जो है वह दशमलव पद्धति का आधार होती है, क्या होती है, 10 का दशमलव पद्धति का क्या है, यह आधार होता है। उसी प्रकार से 2 जो होता है वो युग्मक होता है। युग्मक का मतलब होता है बाइनरी होती है, ठीक है ना। तो 2 जो होता है वो युग्मक होता है, बाइनरी। बाइनरी एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसमें 2 होता है, 2 अंक होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें जिसमें एक 0 होता है और जिसमें एक 1 होता है। तो 1 का मतलब होता है ऑन और 0 का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। यह बाइनरी है, युग्मक है, यानी कि यह कंप्यूटर की लैंग्वेज है बाइनरी। तो 2 जो होता है वो बाइनरी होता है, यानी कि युग्मक होता है। आंसर हमारा होगा वो दूसरा नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है कि सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। वह सिनेमा देखने केवल रविवार को ही जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो सोनिया है वह जो है बृहस्पतिवार के दिन जाती है, यानी कि थर्सडे को, ठीक है। ये जो है थर्सडे को यानी कि बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है, ठीक है। अब सोनिया जो है 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। इसका मतलब 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी और वो बृहस्पतिवार को सिनेमा देखने जाती है। तो यह 9 दिन क्या हो जाएगा, 9 दिन पहले की बात कर रहा है, ठीक है। 9 दिन पहले की बात है। तो 9 दिन पहले सोनिया सिनेमा देखने गई थी और जिस दिन वो सिनेमा देखने जाती है वह दिन होता है बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे। तो कह रहा है कि आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हम 9 को क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। तो 7 से हमने भाग दे दिया तो एक हफ्ता कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, एक वीक कंप्लीट हो जाएगा, 1 वीक। और बचेगा यहाँ पर हमारे पास कितने दिन, 2 दिन हमारे पास विषम दिन बच जाएंगे। इसको हम लोग विषम दिन बोलते हैं, ठीक है। अब 2 दिन बचा हुआ है तो हमें क्या करना है कि बृहस्पतिवार में 2 दिन अगर हम जोड़ दें, क्योंकि यह 9 दिन पहले की बात है और हम आज खड़े हैं, यहाँ पर आज की बात हो रही है। तो 9 दिन के पहले की बात हो रही है यहाँ पे सोनिया, और जो वह क्या देखने गई थी, सिनेमा देखने गई थी, और वह दिन कौन सा था, बृहस्पतिवार। तो 9 को हमने क्या किया, 7 से भाग दिया, एक हफ्ता पूरा हो गया और जिसमें बचे यहाँ पे कितने दिन, 2 दिन। अब हमें क्या करना है, बृहस्पतिवार में 2 दिन जोड़ देना है। तो बृहस्पतिवार में जब 2 दिन जोड़ेंगे, क्योंकि यही 2 विषम दिन हमें जो होता है वो दिनों की संख्या में जोड़ दी जाती है। तो बृहस्पतिवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो आज जो दिन आ जाएगा वह हमारा आ जाएगा शनिवार, यानी कि सैटरडे, यानी कि बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार और शनिवार। तो आंसर जो हमारा होगा वो बी नंबर हो जाएगा, शनिवार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है तीसरा नंबर कि निम्नलिखित आरेख भौतिकी, रसायन और गणित पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भौतिक है, यहाँ पे रसायन है और यहाँ पे गणित है। तो कह रहा है कि आरेख का अध्ययन करें और वह क्षेत्र पहचाने जो उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिकी तथा रसायन दोनों पढ़ते हैं किंतु गणित नहीं पढ़ते। ध्यान रखिएगा, किंतु जो है गणित नहीं पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे भौतिक यानी कि ये जो गणित का सर्कल है इसके अंदर नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें गणित वाले को नहीं बताना है। तो अब आर और टी और ए बचता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहला कैंसिल हो जाएगा, केवल सी ये भी होगा नहीं क्योंकि ये भी क्या है, गणित में है। यहाँ पे सी नंबर भी कैंसिल होगा क्योंकि आर और यहाँ पे टी और ए के साथ साथ यहाँ यू पी एस भी दिया है, जो कि यह क्या है, ये यू पी और एस जो है तीनों गणित पढ़ते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि टी जो है वह केवल एक ही व्यक्ति, यहाँ पे जो टी है वह जो भौतिकी के साथ साथ क्या है, रसायन पढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी कि टी, जो भौतिक और रसायन पढ़ता है लेकिन गणित नहीं पढ़ता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है चौथा नंबर कि यदि PRICE को कूट में SVNIL लिखते हैं तो उसी कूट में COST को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे PRICE को हमने क्या लिखा है, SVNI और L लिखते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले लेटर की प्लेस वैल्यू लिख देना है। जैसे 16 हो गया, 18 हो गया, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5।
और यहाँ पे 19, इसके बाद 22, 14, 9 और 12। तो लेटर की प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हम जैसे ही लेटर की प्लेस वैल्यू लिखते हैं तो हमें सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 16 के बाद यहाँ 19 हुआ है तो कितना बढ़ाया हमने, 3 बढ़ा दिया। अब 18 है और 18 के बाद यहाँ देखिए 22 लिखा हुआ तो हमने कितना बढ़ा दिया, 4 बढ़ा दिया। 18 और 4 22। तो तुलना जो करते हैं वो पहले लेटर का पहले लेटर से और दूसरे लेटर का दूसरे लेटर से। अगर तुलनात्मक तरीके से यहाँ पर कोई सीरीज या पैटर्न नहीं बनेगा तो हम आखिरी अक्षर का पहले अक्षर से इस तरह से हम तुलना करते हैं। अब 9 यहाँ पर है और यहाँ पे कितना है, 14 है, तो हमने कितना बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया। 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 है। अब 3 यहाँ पर है और 3 के बाद यहाँ पे देखिए 9 है तो कितना बढ़ा दिया हमने, 6 बढ़ा दिया। अब 5 है और 5 के बाद यहाँ पे देखिए 12 है तो हमने कितना बढ़ा दिया, 7 बढ़ा दिया। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 हम बढ़ाने के बाद यहाँ पे जो लेटर प्राप्त हुआ हमें वो कोड बना है। तो हमें भी वही करना है, CO, S और T में हमें नंबर बढ़ा देना है। तो C 3 नंबर पर होता है, O 15 नंबर पर, S 19 नंबर पर और T 20 नंबर पर। तो 3 में हमें 3 बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा, 6 नंबर और 6 पे होता है F। 15 में हमें 4 बढ़ाना है तो 15 4 कितना हो जाएगा, 19, 19 पे हो जाएगा S। और 19 में हमें 5 बढ़ाना तो 19 5 24, 24 पे नंबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ X। और 20 में हमें क्या बढ़ा देना, 6, तो 20 और 6 26 होगा और 26 नंबर पे होगा Z। तो F, S और X, Z ये कोड बनेगा जिसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा B नंबर, F, S, X और Z। ये देखिए कोड बनके तैयार हो गया हमारा। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है कि निम्न श्रृंखला की विलुप्त कड़ी का पता लगाइए। तो यहाँ पे है C के बाद E और H के बाद L है। फिर यहाँ पे लिखा है D, F, I और M। इसके बाद है E, G और J के बाद यहाँ पे M बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे J है तो J के बाद M है। तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो सबसे पहले अक्षर पे आते हैं C के बाद D के बाद E के बाद आ जाएगा F। तो यहाँ पे F आ जाएगा, यानी कि सब में क्या हो रहा है, +1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक एक बढ़ाया गया है। ठीक है, इसका देखते हैं E के बाद F के बाद G के बाद H। तो यहाँ पर आ जाएगा H आ जाएगा। इसमें भी क्या किया गया है, +1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, सब में एक एक बढ़ा दिया। 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 11 पे यहाँ पे K आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी +1 का कॉन्सेप्ट चल रहा है, सब में एक एक बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसका देखिए 12 के बाद 13 के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ECJN था, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे N है तो 1 बढ़ा दिया। 14 में फिर 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15। और 15 नंबर पर जो बनेगा वो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर पे O। तो FHKO आंसर हमारा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा C नंबर, यहाँ पे FHK और O बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा C होगा। सभी लेटर में क्या हो रहा है, +1 की सीरीज जो है वो बन करके तैयार हुई है। सब में एक एक लेटर हमने बढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 6ठा नंबर कि निम्न श्रृंखला 5, 7, 10, 15, 21, 20, 28 X और Y में X एवं Y के स्थान पर क्रमशः क्या संख्या आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 5 के बाद 7 के बाद 10 और 10 के बाद यहाँ ध्यान रखिए एक नंबर और है, 14 है। तो यहाँ पे 10 के बाद यहाँ पर एक नंबर बीच में है, 14 है। इस सीरीज में ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे 10 के बाद 14 है, 14 के बाद फिर यहाँ पे 15 है, 15 के बाद फिर 21 है, 21 के बाद 20, उसके बाद 28, फिर यहाँ पे है X और Y। तो सबसे पहले देखिए 5 का दूना करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 5 का हमने क्या किया, 5 का गुणा कर दिया, 5 दूनी 10। उसके बाद फिर 5 का गुणा हमें करना है 5 तिया 15। फिर हमें क्या करना है, 5 का गुणा करना है 4 में, 5 चौ 20। और फिर आगे गुणा करना है 5 का गुणा करना है हमें 5 में, तो 5 बचे 25, यानी कि जो पहली संख्या प्राप्त होगी वो हमें 25 प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन ए भी कैंसिल, ऑप्शन बी भी कैंसिल, ऑप्शन डी भी कैंसिल। तो ऑप्शन हमारा बचा कौन सा, सी नंबर, यानी कि 25 और 35 यही आंसर हो जाएगा। बट आगे चेक कर ले तो एक बार देख लेते हैं। 7 का गुणा हमें करना है, 7 का गुणा 2 में 7 दूनी 14। फिर हमें क्या करना है, 7 का गुणा 3 में 7 3 21। और फिर हमें 7 का गुणा करना है 4 में, 7 चौक 28। और फिर आगे हमें 7 का गुणा करना है 5 में, 7 बचे 35, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो 35 हो जाएगा। तो यह यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 10 और 15 के बीच में यहाँ पर एक संख्या बनेगी जो बनेगी 14 है, तब जा करके यह सीरीज हमारी फुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो 25 और 35 है, विकल्प बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है
कि एक घन को संपूर्ण रूप से लाल रंग द्वारा रंगा गया है और उसे 64 छोटे घनों में विभाजित करके अलग अलग किया गया। बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी सतह पर रंग नहीं होगा। ठीक है, यानी कि बिल्कुल कलर लेस हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कोई कलर है ही नहीं। यानी कि जैसे आप लोग एक समझिए फ्रूट यानी कि सब्जी जब काटते हैं आलू को, तो हम क्या करते हैं उसके बहुत छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं और बिना हम उसको छिले अगर काट देते हैं तो उसमें से बीच के बिल्कुल सेंटर से एक ऐसा टुकड़ा निकलेगा जो किसी भी तरफ से छिलका है नहीं, यानी कि बिना छिलके का भी एक कोई उसमें से कुछ ऐसे पीसेस निकलेंगे हम कटिंग करेंगे तो एक होगा जिसमें किसी भी तरफ से छिलका होगा ही नहीं। ठीक है ना, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें एक ही तरफ छिलका होगा, कुछ ऐसे भी निकलेंगे जिनमें 2 तरफ से छिलके होंगे, कुछ ऐसे भी टुकड़े होंगे जिनमें 3 तरफ से छिलके होंगे। इस तरह से यानी कि जब वर्गाकार कोई होगा उस तरह से जब हम कटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हमें ये निकाल लेना है कि पहले हम क्या करते हैं n की वैल्यू निकाल लेते हैं, या इसको हम x कह सकते हैं। x की हम वैल्यू निकालते हैं। अब x बराबर क्या होता है, x बराबर कैसे होगा, बड़े घन की भुजा की लंबाई बटे छोटे घन की भुजा की लंबाई। लेकिन यहाँ पर तो दिया ही नहीं है, तो कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर जो होता है वो हो जाएगा क्यूब होगा। किसका क्या होगा, क्यूब। और क्यूब क्या होगा कि घनों की क्या हो जाएगी, घनों की संख्या। अब घनों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ x की बराबर वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। तो x बराबर जो आएगा यहाँ पे क्यूब किसका है, 64 का, यानी कि घनों की जो संख्या है वो कितनी है, यहाँ पे 64 छोटे घन हैं। तो इसका मतलब घनों की संख्या 64 है और यहाँ पे जब क्यूब बनाएंगे तो x बराबर जो वैल्यू आ जाएगी वह आ जाएगी 4। ठीक है, x बराबर जो वैल्यू होगी वो 4 हो जाएगी। यानी कि बड़े घन में छोटे घन की भुजाओं की संख्या जो केंद्रीय घनों की संख्या होती है ना वो हमें निकालना है, यानी कि अंतः केंद्रीय घनों की संख्या निकालनी जिसकी किसी भी सतह पर रंग नहीं होगा। तो x बराबर जो वैल्यू आ गई है वो हमारी कितनी आ गई है, 4 आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि x बराबर जब 4 आ गया है तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होगा कि केंद्रीय घनों की संख्या क्या होगा, केंद्रीय घनों की संख्या। केंद्रीय का मतलब होता है जो बिल्कुल सेंटर में है, बीचों बीच है। तो केंद्रीय घनों की संख्या बराबर संख्या, यानी कि ऐसे घन होंगे, आप इसको ब्रैकेट में ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे घन क्या होंगे, ऐसे घन जिन पर कोई रंग ना हो। क्या हो, कोई रंग ना हो, इसको हम बोलते हैं केंद्रीय घनों की संख्या। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय घनों की संख्या। तो इसके बराबर जो फॉर्मूला होता है वो x माइनस 2 का होल क्यूब हो जाता है। ठीक है, x माइनस 2 का होल क्यूब हो जाता है। तो ये बन जाते हैं क्या, किसी सतह पर रंग नहीं होगा, यानी कि केंद्रीय घनों की संख्या हो जाएगी। तो x माइनस 2 का होल क्यूब बन जाएगा। ठीक है ना, होल क्यूब हो जाता है। अब x की वैल्यू आपने यहाँ निकाल रखी है, कितना है, 4। तो 4 माइनस 2 का हमें क्या करना है, होल क्यूब कर देना है, जिसमें वैल्यू आएगा 2 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो होगा वो हमारा ए हो जाएगा। यानी कि ऐसे कितने सतह पर ऐसे कितने घन होंगे जिसपे कोई भी सतह जो है रंगीन नहीं होगा, उसकी संख्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर कुल घनों की संख्या दिया रहेगा तो हम पहले क्या करेंगे, हम उसका क्यूब कर देंगे। सिंपल सी बात है कि वह संख्या जो है किसी ऐसे संख्या का क्यूब बनेगा। तो हम x बराबर उस संख्या का यहाँ पे वो संख्या लिख लेंगे। इसके बाद केंद्रीय घनों की संख्या पूछा है तो इसके फार्मूले होते हैं x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, और ऐसे घन यानी कि जिन पर कोई रंग ना हो उसी को बोलते हैं केंद्रीय घनों की संख्या। तो x की जगह पर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 2 का होल क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 2 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 8। यानी कि 8 ऐसे छोटे घन होंगे काटने पर जिनमें क्या होगा कि कोई भी सतह उसमें रंग नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है 8वां नंबर कि रवि और किशोर को कक्षा में ऊपर से क्रमशः 13वां और 14वां स्थान प्राप्त होता है। यदि कक्षा में कुल 39 छात्र हों तो नीचे से दोनों का कौन सा स्थान होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या जब हमें निकालनी होती है टोटल बराबर, ठीक है, तो लेफ्ट प्लस राइट और माइनस 1 हो जाता है। यह फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर क्या होता है, सारे सवाल जो है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, कुल व्यक्तियों की संख्या जब भी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, बाएं और दाएं को जोड़ करके एक उसमें से घटा देते हैं। और ये कब होता है, जब एक व्यक्ति की पोजीशन, यानी कि एक व्यक्ति की पोजीशन, ठीक है, एक व्यक्ति की पोजीशन, ठीक है, एक व्यक्ति की पोजीशन दोनों साइड से दी होती है। क्या होती है, दोनों साइड से पता हो, क्या हो, दोनों साइड से पता होती है, तभी हम करते हैं। ठीक है, ये कंडीशन पता हो। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा रवि जो है रवि और किशोर को कक्षा में ऊपर से 13वां और 14वां स्थान प्राप्त है।
यदि कक्षा में कुल 39 छात्र हों तो नीचे से दोनों का स्थान क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नीचे से हमें निकालना है तो टोटल +1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉटम, यानी कि जब हमें नीचे से स्थान बताना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा बॉटम बराबर क्या होता है, बॉटम को हम नीचे बोलते हैं, तो बॉटम बराबर टोटल +1 माइनस टॉप हो जाता है, ये कंडीशन हो जाएगी। मतलब राइट से अगर हमें वैल्यू पूछी जाए तो हम कुल संख्या में एक जोड़ के लेफ्ट को घटा देंगे, ठीक है। तो बॉटम से पोजीशन यहाँ पर एक व्यक्ति की निकालनी, पहले हम निकाल लेते हैं किसकी, रवि की, पहले हम रवि की पोजीशन निकाल लेते हैं। तो बॉटम से हमें पूछा है तो बॉटम बराबर जो हो जाएगा, बॉटम बराबर टोटल कितने हैं, टोटल है 39, 39 में क्या करेंगे एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 40, और रवि की पोजीशन क्रमशः कितना है प्रारंभ से 13वां है, तो हम माइनस कर देंगे कितना 13 कर देंगे, तो 39 में से एक जोड़ेंगे कितना होगा 40, और 40 माइनस 13 कर देंगे तो जो वैल्यू बनेगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ हो जाएगी 27, कितना हो जाएगा 27। अब किशोर का पूछा गया है तो किशोर बराबर फिर से वही करेंगे, तो बॉटम बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि नीचे से पूछा है तो बॉटम बराबर टोटल +1 माइनस टॉप, ठीक है। तो कुल कितने हैं 39 और माइनस +1 कर देंगे और माइनस कर देंगे कितना, इसकी पोजीशन कितनी है आरंभ से 14वां, तो यहाँ पे कर देंगे 14, तो क्या है 39 और 1 40, 40 माइनस करेंगे 14, तो वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 26, ठीक है। वैल्यू कितनी आएगी 26 आ जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा 27 और कितना है 26, तो 27 और 26 हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 8वां का जो आंसर बनेगा वो बी हो जाएगा, ठीक है, 26 और 27, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां नंबर है कि एक सीढ़ी पर 5 लड़कियां बैठी हैं, सरला चित्रा से ऊपर की ओर है, जो सरला है वह चित्रा से ऊपर है, यानी कि सीढ़ी पर बैठी है, तो सीढ़ी हमेशा ध्यान रखिएगा सीढ़ी हमेशा ऐसे पैटर्न पर बनती है, ठीक है, सीढ़ी हमेशा एक दूसरे से यानी कि नॉर्थ और ऐसे होगी, सीढ़ी कभी ऐसे नहीं बनती है। तो ये सीढ़ियों पर बैठी, कितनी लोग हैं, एक सीढ़ी पर 5 लड़कियां हैं, तो 1 2 3 4 और 5 लड़कियां हैं, ऐसे सीढ़ी बनती है। तो सरला जो है चित्रा से ऊपर की ओर बैठी है, जो सरला है वह क्या होगी चित्रा से ऊपर की ओर बैठी है, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर बैठा देते हैं सरला को, ठीक है, कहीं भी बैठा दो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक सीढ़ी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक सीढ़ी के पैटर्न में बना रखा है, तो सरला को हमने यहाँ बैठा दिया और सरला जो है चित्रा से ऊपर बैठी है, तो हम चित्रा को यहाँ बैठा देते हैं, तो चित्रा जो है यहाँ बैठेगी और चित्रा के ऊपर कौन बैठी है, सरला बैठी है। अब करें पर डेजी से नीचे है, पर डेजी से नीचे है, अब लेकिन किंतु परंतु हमेशा किसके बारे में बात होती है, हमेशा पहले व्यक्ति के बारे में होती है। तो यहाँ पर जो पहला व्यक्ति वो कौन है, वो है सरला, और सरला जो है किसके नीचे हो जाएगी, वो डेजी के नीचे हो जाएगी, तो डेजी यहाँ पर बैठेगी, उसके नीचे सरला हो जाएगी, तो डेजी सरला और चित्रा। अब कह रहा है बिंबी जो है सरला और चित्रा के बीच में है, तो इसका मतलब सरला और चित्रा के बीच में कौन बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगी बिंबी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी बिम्मी हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे बिम्मी हो गई, सरला और चित्रा के बीच में बिम्मी बैठ गई, सरला यहाँ पर है, बिम्बी यहाँ, चित्रा यहाँ, 4 लोग बैठ चुके हैं, एक लोगों को और बैठना है। फिर कह रहा है कि डेजी जो है अनु व सरला के मध्य में है, डेजी जो है वह अनु और सरला, तो इसका मतलब अनु को हम यहाँ पर बैठा दें, अनु यहाँ बैठेगी, डेजी यहाँ बैठेगी और सरला यहाँ बैठ जाएगी, तो इनके बीच में कौन हो गई डेजी। तो ये हमारा जो क्रम हो गया ये बन करके तैयार हो गया, ठीक है। तो अब पूछा क्या है कि सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर कौन बैठेगा, अनु बैठेगी, ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि सबसे ऊपर जो है वो अनु है। क्वेश्चन अगला हमारा है 10वां नंबर, एक व्यक्ति आयु में अपनी पत्नी से 4 वर्ष बड़ा है और उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना के बराबर है। यदि आज से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु 16 वर्ष हो तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी वो निकाल लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान में पुत्र की आयु, तो वर्तमान में पुत्र की आयु लाने के लिए आप ध्यान रखिए कि 4 वर्ष के बाद कितनी है 16 साल हो जाएगी, तो हम 16 में से -4 कर देंगे तो जो वैल्यू बनेगा वो कितना आ जाएगा 12, यानी कि जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी 12 वर्ष हो जाएगी। अब पिता की आयु कम, ठीक है, तो पिता की आयु कितनी होगी, पुत्र से 4 गुना है, तो पिता की आयु, ठीक है, पिता की आयु बराबर हो जाएगा 12 का गुणा कर देंगे 4 में, तो 12 चौक कितना हो जाएगा 48 साल, यानी कि जो पिता की आयु है वो कितनी है 48 साल है। अब माता की आयु, अब ध्यान दीजिए माता की आयु जो है वह क्या है, एक व्यक्ति की आयु अपनी पत्नी से 4 वर्ष बड़ा था, तो 4 वर्ष बड़ा था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो माता की आयु होगी, माता की आयु उसमें से क्या करना है, हमें घटा देना, किसमें से,
48 में से हम क्या करेंगे 4 घटा देंगे, और जब घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 44, यानी कि जो माता की आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 44 वर्ष हो जाएगा। तो पूछा गया है भाई उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु जो हो जाएगी वो 44 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बनेगा वो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर। नितिन का मुख पूरब की ओर है, नितिन का जो मुख है वह पूरब की ओर है, तो यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ, और ये वेस्ट हो जाएगा। तो नितिन का मुख कहाँ है, पूरब की ओर है। वह घड़ी की सुई की दिशा में 120 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, तो घड़ी की सुई की दिशा में 120 डिग्री घूमता है, तो सबसे पहले ध्यान देखिए दो दिशाओं के बीच में 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 के बाद हमें 30 डिग्री और घुमाना था, हम 30 डिग्री और घूम जाते हैं, तो यहाँ पर घूम जाएगा, वो यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 30 डिग्री, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री घूम जाता है। इसके बाद वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, ठीक है, तो वह घड़ी की सुई की दिशा में 120 डिग्री घूमता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में 165 डिग्री घूम जाता है। तो घड़ी की सुई में 165, तो इसका मतलब यहाँ से तो कितना था वो पहले 100 कितना था 90 और 30 120, यानी कि अभी वो टोटल 120 डिग्री चला था घड़ी की दिशा में। अब यहाँ से वो क्या करेगा, फिर से घड़ी के विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अब उधर चलेगा, और कितना चलता है 165। तो पहले 120 डिग्री तो ये वापस आएगा, और अभी हमें कितना और चलना है 45, इसका मतलब 45 डिग्री और घुमा दें तो टोटल हो जाएगा वो कितना 165 डिग्री घूम जाएगा। तो 165 डिग्री जब वो घूम जाएगा तो टोटल यानी कि 120 में 40 और जोड़ते तो 100 कितना हो जाएगा 165। तो इसका मतलब यहाँ से वो पहले क्या किया है, यहाँ से पहले वो 120 डिग्री वापस यहाँ आया और फिर 45 डिग्री और घूम गया, तो टोटल घूम गया कितना 165 डिग्री, यानी कि अब वो यहाँ पर पहुँच गया है, यानी कि इस दिशा में। तो नॉर्थ और ये ईस्ट है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा। क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा, जिसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, वैसे भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे सिंपल तरीके से। देखिए कैसे, कि मान लीजिए कि नितिन का मुख कहाँ है, पहले वह पूरब की ओर देख रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि वह पूरब की ओर देख रहा है। फिर वह क्या करता है कि घड़ी की सुई की दिशा में 120 डिग्री घूमता है। घड़ी की सुई की दिशा में क्या करता है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो 120 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसका जो चेहरा है वो पूरब दिशा में है, यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ पे शर्त ये है कि 120 डिग्री वो घड़ी की दिशा में घूमता है, फिर 165 डिग्री वह एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, 120 डिग्री क्लॉकवाइज और 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज काट देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो 45 डिग्री बचेगी। और कौन सी दिशा है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा बचेगी। तो बस हमें पूरब दिशा में यहाँ है और 45 डिग्री हमें घड़ी की दिशा में और घूम जाना है। और 45 डिग्री जब हम यहाँ से घूमेंगे तो इसका मतलब आंसर हमारा उल्टा चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दिशा हमारी यहाँ आ जाएगी, यानी कि उसका जो फेस होगा अब वो किस दिशा में है, अब उसका मुख जो होगा वो उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्न आरेखों में से कौन सा शिक्षक चिकित्सक एवं पुलिस के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, सबसे पहले पुलिस के बीच में, पुलिस और शिक्षक के बीच में दोनों का नो का कनेक्शन बनेगा। ठीक है, यानी कि पुलिस जो है क्या है, पुलिस और शिक्षक दोनों अलग अलग काम करते हैं। पुलिस का पद अलग है, शिक्षक एक अलग पद है, और चिकित्सक यानी कि डॉक्टर भी क्या होगा, डॉक्टर का भी पद जो है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, चिकित्सक का। तो फिलहाल यहाँ पे जो आंसर हमारा बनेगा वो हमारा बन जाएगा कौन सा, बी नंबर आंसर। ठीक है, यहाँ पे बनेगा बी नंबर। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो चिकित्सक होते हैं और शिक्षक होते हैं, तो शिक्षक भी चिकित्सक होते हैं, तो इनके बीच में सम का कनेक्शन बनेगा। अगर इसकी जगह पर, बी की जगह पर यह डायग्राम होता कि ये मान लीजिए शिक्षक का है, ठीक है, यह मान लीजिए शिक्षक का होता, और इसी के साथ में यहाँ हम जोड़ देते चिकित्सक को। ठीक है, इसी के साथ हम जोड़ देते चिकित्सक को, और इसका एक डायग्राम पुलिस का अलग बन जाता। किसका अलग बन जाता, पुलिस का। तो ऐसे केस में अगर बी ऑप्शन नहीं है तो हम इसको भी परफेक्ट आंसर कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ शिक्षक चिकित्सक भी होते हैं, क्योंकि जो चिकित्सक लोगों को पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, तो वो भी तो एक शिक्षक ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर बी ऑप्शन में नहीं होता तो हम इसकी जगह पर ये विकल्प भी हम लगा सकते थे, कौन सा, कि शिक्षक और चिकित्सक को हम आपस में जोड़ते, लेकिन थोड़ा जोड़ते, सम का कनेक्शन, टोटल नहीं जुड़ेगा, और पुलिस हम अलग कर देते, तो यह भी डायग्राम हमारा परफेक्ट हो जाता। अगर ये बी नहीं होता तो फिलहाल दोनों में से जो भी होगा आंसर दे देंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर, अन्य तीनों से भिन्न शब्द कौन सा है। जैसे वाहिनी यानी कि नलिका, उसके बाद मार्ग यानी कि माध्यम,
उसके बाद बहाव, उसके बाद नाली। तो इसमें जो अलग होगा ना वो अलग हमारा हो जाएगा डी नंबर, यानी कि बहाव। क्यों हो अलग होगा? क्योंकि वाहिनी यानी कि नलिका, उसके बाद यहाँ पे क्या है मार्ग यानी कि माध्यम, और यहाँ पे नाली, ये तीनों से ना पानी निकलने के लिए क्या है एक माध्यम है। जबकि बहाव वह प्रक्रिया होती है, क्या होती है? बहाव यह प्रक्रिया होती है जिससे पानी क्या होता है बहता है यानी कि निकलता है। तो यहाँ पे बहाव जो होगा वो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला नंबर हमारा कि शब्द वाशिंगटन में वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर प्रारंभ से वही संख्या है जो वर्णमाला में है। ठीक है, जैसे WASHINGTO और N, तो इसको गिनने पर क्या है वही अक्षर आता है। तो सबसे पहले गिन लेते हैं ABCDEF और GHI और J। तो देखिए यहाँ पे एक शब्द ऐसा है जो अंग्रेजी वर्णमाला पे गिनने पर आया है और अपनी जगह पर ही बैठा है। कौन बैठा है? जी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो जी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला पे गिनने पर कौन सा अक्षर है जो प्रारंभ से, यानी कि वही है जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कि अंकों में निम्नलिखित समूह कितने ऐसे 6 हैं जिनके पूर्ववर्ती मतलब पहले 9 से और परावर्ती से यानी कि 9 हो, यानी कि पूर्ववर्ती भी 9 हो और परावर्ती भी 9 हो। मतलब इसका आंसर ये है कि जो पूछा जा रहा सवाल कि 6 के पहले भी 9 हो और 6 के बाद भी 9 हो, इस तरह से 9 6 9 हमें ये ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देख लेना है कि यहाँ पे देखिए 6 और 6 है, फिर 6 9 6 है, तो एक सबसे पहले ग्रुप हमारा ये बन जाएगा पहला नंबर। इसके बाद यहाँ 9 9 है, फिर यहाँ पे देखिए 6 है, फिर यहाँ भी 6 है, फिर यहाँ भी 6 है, 6 और यहाँ भी क्या है 9 है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन, फिर देखिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 9 6 और 9 बन जाएगा। एक तो हमारे पास सीरीज यहाँ बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पे 9 है, फिर 6 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 9 यहाँ पे है, यानी कि कितने बन जाएंगे यहाँ पे 2 पेयर बनेगा। एक तो पेयर यहाँ बन रहा है और दूसरा पेयर यहाँ बन रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 ही पेयर ऐसे हैं यानी कि जिसमें 6 के पहले 9 है और 6 के बाद 9 है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो हमारा डी हो जाएगा। 2 पेयर बन रहे हैं जो 6 के पहले 9 है और 6 के बाद है। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले और परवर्ती का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ आप लोगों को अगर प्रोवाइड करानी है, अगर आपको चाहिए, अगर ज़रूरत लगती है तो आप हमें टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।